हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आज वैसे भी इम्पोर्टेंट डे है, टीचर्स डे है। सभी को गुड लक, विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम कर रहे हैं चैप्टर ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना, मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस। इस चैप्टर पे हमने कॉन्सेप्ट सारा स्टडी कर रखा है, जस्ट हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, उससे हम अपना थोड़ा और कॉन्सेप्ट में रीइंफोर्स करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखी हुई है, क्वेश्चन पढ़िए। इफ ई, जी एंड के रिप्रेजेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस या फिर रिजिडिटी मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, देन फॉर एन इलास्टिक मटेरियल, किस तरह का मटेरियल के बारे में पूछ लिया बच्चे? फॉर एन इलास्टिक मटेरियल विच इज ट्रू। ये चार रिलेशन यहाँ पे दिए हैं, ए बी सी डी। इन चारों रिलेशन में से एक इलास्टिक मटेरियल के लिए कौन सा रिलेशनशिप वैलिड होगा, ये टिक लगानी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल नहीं है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अप्रोच यही है कि इलास्टिक मटेरियल के लिए, है ना, आप पॉइजन्स रेशियो का कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने दिखवाया था कि इलास्टिक मटेरियल के लिए जो पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू होता है म्यू, है ना, पॉइजन्स रेशियो का जो वैल्यू होता है, इसका जो रेंज होता है, इट इज 0.25 टू 0.4। ठीक है, इस रेंज में होता है इलास्टिक मटेरियल के लिए। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए जो पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू होता है, इट इज 0.5। फॉर कॉर्क, जो सैम्पियन के बोतल में यूज होता है, उसके लिए पॉइजन्स रेशियो का जो वैल्यू होता है, इट इज 0.0। उसका पॉइजन रेशियो का वैल्यू होता है 0। ठीक है, कंक्रीट के लिए एग्जाम में पूछता है, उसका पॉइजन रेशियो का वैल्यू होता है 0.1 टू 0.2। समझ में आया? तो ये सब वैल्यूज ध्यान रखिएगा पॉइजन रेशियो का। ये भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सोम से मींस डेटा टाइप क्वेश्चन में। तो इलास्टिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू होता है 0.25 टू 0.4। अभी देखो हमसे पूछा है कि ये चारों रिलेशनशिप में से कौन सा रिलेशनशिप इलास्टिक मटेरियल के लिए वैलिड होगा। तो देखिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, E इक्वल टू, मैंने एक इक्वेशन लिखवाया था, E इक्वल टू 3 टाइम्स K 1 माइनस 2 न्यू। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन अवेलेबल है। इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, मैं यूज कर लूंगा 1 बाय 1 करके रिलेशनशिप। 1 बाय 1 करके रिलेशनशिप कहने का मतलब है और भी डिफरेंट इक्वेशन है हमारे पास, डिफरेंट रिलेशनशिप है। उन इक्वेशंस में हम क्या पुट कर देंगे, फॉर एग्जांपल जी और के के बीच में कोई इक्वेशन है तो उसमें जी बराबर 2k पुट करके सॉल्व कर लेंगे, है ना। जी बराबर ई एक बार पुट करके सॉल्व कर लेंगे। जी बराबर के बराबर ई, जो तीनों का मिला जुला के इक्वेशन है, उसमें ये पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू। लेट्स सपोज हम ये वैल्यू निकालते हैं। अगर ये वैल्यू पॉइजन रेशियो का जो भी हम सॉल्व करके निकालेंगे इक्वेशन को, अगर ये वैल्यू मेरा 0.25 से लेके 0.4 के अंदर में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इलास्टिक मटेरियल का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो रिलेशनशिप, है ना, तो वो रिलेशनशिप वैलिड होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या नहीं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। ये पूछा था ईएस में, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अलर्ट रखो हरदम माइंड को। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट अप्रोच ही नहीं बना पाओगे, तो माइंड एक बार अलर्ट रहेगा तो हाँ अप्रोच बना लोगे। कहाँ से देखो, बस पॉइजन रेशियो का लिंकअप से हमने सॉल्व कर लिया। ओके, कहाँ से अंदर अंदर से क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो चलिए इक्वल टू 3k, तो मैं इसमें हमको पता है आंसर क्या होगा, तो मैं ये सेकेंड वाला रिलेशनशिप यूज करता हूँ, बी वाला रिलेशनशिप यूज करता हूँ, k इक्वल टू ई। तो ये जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कि E इक्वल टू 3e 1 माइनस 2 न्यू। तो यहाँ से ई खत्म, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स न्यू। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमको पता चलेगा कि म्यू का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये निकल जाएगा मेरा 1/3, मतलब समथिंग 0.33। तो क्या ये देखो, ये जो वैल्यू आया है 0.33,
तो क्या ये 0.25 और 0.4 के बीच में है, तो इलास्टिक मटेरियल का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ट्रू होगा इलास्टिक मटेरियल के लिए, K = E। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये इलास्टिक कांस्टेंट से अगर क्वेश्चन आते हैं तो कुछ रिलेशनशिप्स जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है, जैसे कि पहला वाला, ओके, ये तो इक्वेशन हो गया मेन इक्वेशन, E = 3K 1 - 2 न्यू, E = 2G 1 + न्यू। जैसा कि हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें पहला वाला इक्वेशन यूज किया। दूसरा ऑप्शन को अगर आपको चेक करना था, मतलब E = G का जो ऑप्शन क्वेश्चन में है, E = G, इसको चेक करने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन यूज करते, ये वाला। इसमें पुट करके देखिए, जो पॉइसन्स रेशियो का जो वैल्यू है वो इलास्टिक मटेरियल का जो पॉइसन्स रेशियो है उसके रेंज में नहीं आएगा, इसको यूज करके सॉल्व करेंगे तो। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिलेशनशिप E = G, इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके हमारे पास और दो हाइब्रिड इक्वेशन बनते थे, E = 9 kg by 3 kg 3K + G। दूसरा म्यू = 3K - 2G 6K + 2G 6K + 2G। ओके, ये जो रिलेशनशिप्स हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ओके, ये आप जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे उसमें भी आप इसको एंटर कर सकते हो। इससे बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस सिंपल रिलेशनशिप्स। क्लियर है? तो इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को लिखिए, ए 3 मास m, 2m and 3m are attached by a circular cross section rod। कोई एक रॉड है जो जिसका क्रॉस सेक्शन जो है सर्कल, जैसे कि ये वाला कलम, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। इसमें से 3 मास अटैच्ड है। अब वो कैसे है, क्या है, आगे मैं फिगर बताऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा, लेकिन अभी समझो अटैच्ड है। एंड रोटेटेड अराउंड ए वर्टिकल एक्सिस ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। और ये जो बार है ना, ये जो रॉड है, इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, ओवर ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, मतलब इसमें फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं है। एट 4 रेडियन/सेकेंड, जैसे कि ये मान लो, ये जो फिंगर है मेरा, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये मेरा बार है, तो इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एट 4 रेडियन/सेकेंड रोटेट किया जा रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट। ऐसे ऐसे, जैसे चाबी लेते हो, चाबी को उंगली में घुमाते हो ऐसे ऐसे, है ना, तो चाबी रोटेट कर रही है कि नहीं? तो ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन है इसका। समझ रहे हो? कंसिडर द मास टू बी कंसंट्रेटेड एज पॉइंट फॉर इक्वल स्ट्रेस, ध्यान से सुनना, फॉर इक्वल स्ट्रेस इन ऑल द रॉड्स द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड इन द 3 सेगमेंट विल बी इन रेशियो ऑफ। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो डायग्राम इसका क्या है कि ये आपका, सॉरी क्या घुस गया यार आपको, ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आपका एक रॉड रोटेट कर रहा है और ये रहा आपका वो रॉड जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है सर्कुलर। ठीक है, और ये रोटेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा = 4 रेडियन/सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मास है। ओके, लेट्स सपोज दिस इज this one, again 1 mass, and this is at end again 1 mass। ये आपका मास m, this is mass 2m, this is mass 3m। ये आपका रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3। दिस इज लेंथ ऑफ रॉड भी आपको गिवन है 1 मीटर। दिस इज ऑल्सो 1 मीटर लेंथ।
दिस इज ऑल्सो 1 मीटर लेंथ। ठीक है, मासेस का हो गया, रॉड लेंथ हो गया, और ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रॉड को आप रोटेट कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉर इक्वल स्ट्रेस, ठीक है, इन ऑल दी 3 सेगमेंट, ठीक है, मतलब ईच सेगमेंट में इक्वल स्ट्रेस, मतलब लेट्स सपोज कि स्ट्रेस इन सेगमेंट 1 जो रॉड है इसमें है सिग्मा 1, स्ट्रेस इन सेगमेंट 2 रॉड इज सिग्मा 2, स्ट्रेस इन सिग्मा 3 रॉड इज सिग्मा 3। तो फॉर इक्वल स्ट्रेस कहने का मतलब हमको सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 3 हमको करना है ना। तो यहां से हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब F अपॉन A। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेगमेंट में स्ट्रेस निकालने के लिए, ध्यान सुनना मेरा बात को, हर एक सेगमेंट में स्ट्रेस निकालने के लिए हमको हर एक सेगमेंट में फोर्स पता होना चाहिए। तो लेट्स सपोज सेगमेंट 1 में जो फोर्स है इट इज F1, सेगमेंट 2 में जो फोर्स इट इज F2, सेगमेंट 3 में जो फोर्स इट इज F3। अब इस सिस्टम में जो फोर्सेस होंगे वो किस तरह के फोर्स होंगे, किस इफेक्ट के कारण फोर्स होंगे? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होंगे। समझ रहे हो कि नहीं बात को? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देख लो। लेट्स सपोज दिस इज ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कहने का मतलब है वो एक्सिस जिसके अबाउट आप किसी चीज को रोटेट करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा फिंगर है, इसके अबाउट मैं एक चाबी को रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा मेरा चाबी, इसको मैं रोटेट करवा रहा हूं ऐसे, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये चाबी का जो पूरा मास है, पूरा का पूरा वेट या पूरा का पूरा मास, इट इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस पॉइंट, एंड लेट्स सपोज दिस मास इज m, और ये ओरिजिन से कितने दूरी पर इसका मास कंसंट्रेटेड है। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं r, इसको मैं क्या कहता हूं r, और इस चाबी को हम ओमेगा रेडियन पर सेकेंड के रोटेशन से रोटेट करवा रहे थे, ठीक है। तो अब इसके कारण इस चाबी में कहीं पर भी किसी सेक्शन में, कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में, चाहे एक्स एक्स, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी ड्यू टू दिस मास m, क्या होगी? तो फोर्स होगी इसमें F इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फोर्स, ओके। mr ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह से जैसे कि ये रॉड है यहाँ पर, तो हमको फोर्स इन सेक्शन 1 निकालने के लिए हम सेक्शन 1 में या फिर रॉड लेंथ 1 में एक एक्स एक्स सेक्शन कट करेंगे, यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। सिमिलरली रॉड लेंथ 2 में एक एक्स एक्स सेक्शन कट करेंगे, यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। रॉड लेंथ 3 में एक एक्स एक्स सेक्शन कट करेंगे और यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। समझ रहे हैं? तो ये फोर्सेस कितना कितना होगा। तो देखो, अगर हमको फोर्स निकालना है किसमें, रॉड लेंथ 1 में, तो अभी रॉड में फोर्स निकालने के बजाय हम ये लिख लेते हैं कि फोर्स क्या होगा मास m के लिए, फोर्स क्या होना चाहिए मास 2m के लिए, फोर्स क्या होगा मास 3m के लिए। हम ये चीज पहले लिख लेते हैं। सो फोर्स ड्यू टू मास m, ड्यू टू मास m, ये क्या होगा? इसको मैं लेट्स सपोज इसको कहता हूँ F1, और इसका वैल्यू क्या होगा m इंटू r, कितना है 1 मीटर, इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब m ओमेगा स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू मास 2m, ये क्या होगा F2, इसको मैं कहता हूं लेट्स सपोज ये क्या होगा 2m इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब 4m ओमेगा स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू मास 3m
इसको हम कहते हैं लेट्स सपोज F3, और ये क्या होगा 3m इंटू 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब 9m ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये आपने निकाल लिया ड्यू टू डिफरेंट मासेस आपका फोर्स का वैल्यू क्या होगा। अब हम निकालेंगे फोर्स इन रॉड 1, हम ये लिखेंगे फोर्स एट x सेक्शन इन रॉड 1, ठीक है। तो देखो यार फोर्स, या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं स्ट्रेस का वैल्यू लिखते हैं, स्ट्रेस एट x सेक्शन इन रॉड 1, इसको मैं कह देता हूं सिग्मा 1। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, टोटल फोर्स एट x सेक्शन इन रॉड 1, है ना, टोटल फोर्स एट x सेक्शन इन रॉड 1 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। तो टोटल फोर्स क्या है हम बाद में देखेंगे, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हम इसको पहले लिख लेते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, लेट्स सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैं कहता हूं इसको A1। अब ये टोटल फोर्स है ना रॉड 1 में एट x सेक्शन पे कौन कौन से मासेस के लिए होगा। देखो रॉड 1 में x सेक्शन पे मास m का भी इफेक्ट होगा, फोर्स ड्यू टू मास 2m भी होगा, और फोर्स ड्यू टू मास 3m भी होगा। टोटल फोर्स एट x सेक्शन इन रॉड 1 होगा ड्यू टू मास m, मास 2m, मास 3m। क्लियर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं टोटल फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, F1 का कितना था m ओमेगा स्क्वायर प्लस 4m ओमेगा स्क्वायर प्लस 9m ओमेगा स्क्वायर बाई A1। तो ये क्या हो गया 14m ओमेगा स्क्वायर बाई A1 की नहीं। तो दिस इज योर सिग्मा 1। उसी तरह से हम सिग्मा 2 निकाल लेंगे, स्ट्रेस एट x सेक्शन इन रॉड 2, स्ट्रेस एट x सेक्शन, कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखिए कॉपी पे, इन रॉड 2, इसको मैं कहता हूं लेट्स सपोज सिग्मा 2। ये भी क्या होगा टोटल फोर्स इन रॉड 2 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड 2। अब टोटल फोर्स इन रॉड 2 एट x सेक्शन विल बी ड्यू टू ओनली मास 2m और मास 3m। समझ रहे कि नहीं, रॉड 2 में केवल मास 2m का और मास 3m का इफेक्ट होगा, है ना, फोर्सेस में। तो F2 प्लस F3 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया A2। तो F2 कितना था 4m ओमेगा स्क्वायर प्लस F3 आपका कितना था 9m ओमेगा स्क्वायर बाई A2। तो सिग्मा 2 इक्वल टू 13m ओमेगा स्क्वायर बाई A2 हो गया सिग्मा 2। नाउ सिमिलरली हम निकाल लेंगे स्ट्रेस एट x सेक्शन इन रॉड 3, है ना। तो इसको मैं कहता हूं सिग्मा 3। तो सिग्मा 3 में जो फोर्स का इफेक्ट होगा इट विल बी ओनली ड्यू टू फोर्स F3 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया A3। तो F3 इक्वल टू कितना होगा 9m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई A3। समझ रहे। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था जिससे हम क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो निकाल लेते, वो कंडीशन मेरा क्या गिवन था, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 हमको कर देना है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 15m ओमेगा स्क्वायर बाई A1 इक्वल टू 14m ओमेगा स्क्वायर बाई A2 इक्वल टू 9m ओमेगा स्क्वायर बाई A3। तो यहां से रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A1 रेशियो A2 रेशियो A3 आपको कितना निकल जाएगा
This cross section areas will be in ratio of 14 ratio 13 ratio 9. अच्छा एक मिनट, ये 13 कैसे आया? यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया था. दिस इज योर सिग्मा टू 13 है ना, और ये है आपका 14, इसको हमने 15 लिख दिया था. दिस इज योर 14. ओके, क्लियर है? समझ में आया चीजें? तो इस रेशियो में आपका क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा. तो ये आंसर आपसे पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन इज डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द स्टेप्ड बार, जो फिगर में आपको दिख रही है, ड्यू टू सेल्फ वेट. द स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल इज y. ठीक है, ये स्टेप्ड बार है, इसका इलोंगेशन निकालना है ड्यू टू सेल्फ वेट. तो यहाँ पे देखिए दो बार गिवन है, डाया गिवन है 2d एंड d, मीन्स ये बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज सर्कुलर. तो लेट्स सपोज दिस इज बार नंबर 1 एंड दिस इज बार नंबर 2. ओके, सो डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट निकालना है. तो लेट्स सपोज कि टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस बार इज डेल्टा. सो डिफ्लेक्शन ऑफ बार 1 इज डेल्टा 1 एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बार 2 इज डेल्टा 2. तो sum of deflection of bar 1 plus bar 2 will be the total deflection of the stepped bar कि नहीं. तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. समझ में आया? ओके, डिफ्लेक्शन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्सियल डिफ्लेक्शन का, ये कहाँ से ओरिजिन होती है? हुक्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वहां से ये ओरिजिन होती है, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो वहां से हम ये एक्सियल डिफ्लेक्शन निकाल पाते हैं. क्लियर? ओके, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमको सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. लेट्स सपोज कि बार 1 का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इट इज a1 विच इज इक्वल टू π/4 d1 का स्क्वायर मीन्स d स्क्वायर. बार 2 का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? लेट्स सपोज इट इज a2 विच इज π/4 एंड d2 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स d का स्क्वायर. कहने का मतलब है मीन्स पाई डी स्क्वायर. दैट इज, अगर कंपेयर करूं मैं a1 और a2 को, तो यहां से हमको क्या पता चलेगा? यहां से हमको ये पता चल जाएगा बच्चों कि 4 टाइम्स a1 इज इक्वल टू a2. समझ रहे हैं? और देखने से भी लग रहा है कि a2 का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बार 2 का, वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू बार 1. क्लियर है? अब हमको डिफ्लेक्शन निकालनी है, तो हमको क्या करेंगे? डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे. तो डेल्टा 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एलिमेंटल अप्रोच को कंसिडर करेंगे कि नहीं. एलिमेंटल अप्रोच कहने का मतलब है हम लेट्स सपोज कि फ्रॉम दिस फ्री एंड, यहाँ से एट सम डिस्टेंस x हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे और इस एलिमेंट का डिफ्लेक्शन हम पहले निकालेंगे. ठीक है? ओके, तो यहाँ पर मतलब इस x एक्स सेक्शन का, ओके, या फिर इस एलिमेंट का हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, सेल्फ वेट ड्यू टू सेल्फ वेट वाला कॉन्सेप्ट है. तो एट सम डिस्टेंस x अबाउट द फ्री एंड एक एलिमेंट आपने कंसिडर किया. ठीक है, लेट्स सपोज इसका जो वेट है, इसका टोटल वेट है इस यहाँ पर इस सेक्शन पे wx. अब ये टोटल वेट wx इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर wx होगा यूनिट वेट, सबसे पहले गामा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार 1 दैट इज a1 इंटू x. ओके, क्योंकि गामा क्या यूनिट वेट, तो मतलब न्यूटन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किलो न्यूटन पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह का यूनिट होगा. तो हमको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा? a1x. सो दिस w1x का जो ये फोर्स है ये इस x एक्स सेक्शन पे यहाँ पे अप्लाइड है, और इसी फोर्स के कारण हमको एक्सियल डिफ्लेक्शन मिलेगा. सो हम अगर डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस x एक्स सेक्शन d डेल्टा 1 अगर मैं लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा? wx फोर्स इंटू l, इसका जो लेंथ है
लेट्स सपोज इस एलिमेंट का मैंने एक छोटा सा लेंथ कंसिडर किया है dx। लेट्स सपोज यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कंसिडर किया है एट सम डिस्टेंस x अबव, उसको मैं कहता हूँ ax, जो कि नथिंग है, इक्वल टू है a1। ओके, सो ax यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो कांस्टेंट होगा तो e। ओके, तो d डेल्टा 1 इसको मैं अगर लिखूं साफ साफ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ गामा a1x dx डिवाइडेड बाई a1e। ओके, सो दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ दैट छोटा सा एलिमेंट ऑफ dx लेंथ जो आपने कंसिडर किया है ड्यू टू सेल्फ वेट। क्लियर है? अब भी मेरे को टोटल डिफ्लेक्शन निकालना है ऑफ दिस बार नंबर 1। तो मैं क्या करूंगा, x कहां से कहां तक जा सकता है, 0 to l, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे बार के लिए, तो मेरे पूरे बार के लिए डिफ्लेक्शन निकल जाएगा, है ना। सो लेट्स सपोज कि डेल्टा 1 निकालना है, तो डेल्टा 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l d डेल्टा 1, तो विच इज इक्वल टू, ओके, d डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l y a1x dx अपॉन a1e। तो देखो, जो डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट होता है वो जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह कट हो गया। ये पॉइंट हमने सेल्फ वेट का डिफ्लेक्शन जब निकाला था उसमें भी एक्सप्लेन किया था। तो डेल्टा 1 मेरा क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l y x dx अपॉन e, सो इक्वल टू y x स्क्वायर बाई 2 y बाई e x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to l, या यहाँ लिख देता हूँ 0 to l। क्लियर है? तो चीजों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, y बाई 2e इंटू l स्क्वायर, मीन्स डेल्टा 1 इक्वल टू y l स्क्वायर अपॉन 2e, ये मिलेगा। ठीक है, तो आपने डेल्टा 1 निकाल दिया। अब हम डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सेम एक एलिमेंट में कंसिडर करूंगा इन बार नंबर 2। तो ये बार नंबर 2 है, इसका भी लेंथ का रेंज क्या है, 0 to l, टोटल लेंथ 0 to l। तो बार नंबर 2 में एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया। एलिमेंटल अप्रोच, हमेशा क्या लगाना है, एलिमेंटल अप्रोच। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसका लेंथ है dx, ओके, विच इज एट हाइट x अबव। ठीक है, यहां से x मैंने मेजर कर लिया। अभी तो बार नंबर 2 पे टोटल फोर्स उस एलिमेंट के ऊपर कितना लग रहा है, कितना अप्लाइड है। तो देखो, लेट्स सपोज कि टोटल फोर्स जो यहाँ पे ड्यू टू सेल्फ वेट एक्ट है, इसको मैं कहता हूँ wx2। ये wx1 था, तो ये wx2। तो ये wx2 कितना क्या होगा, ये wx2 विल बी सम ऑफ weight of bar 1, sum of weight of total bar 1 plus sum of weight of that x length of bar 2। यही होगा, मतलब कहने का मतलब है, इसको मैं अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, ठीक है, wx2 अगर मैं लिखूं इसका वैल्यू, तो ये क्या होगा, देखिए y इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया a1 इंटू l प्लस y इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया a2 इंटू x, दिस विल बी योर wx2। अब ये टोटल फोर्स wx2 के कारण हमको डेल्टा 2 मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, डेल्टा 2। सो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगेन डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन ऑफ दैट x मींस dx लेंथ का जो हमने छोटा सा बार कंसिडर किया है x2 बार में, तो सॉरी मतलब बार नंबर 2 में, उसका हमको डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन निकालनी है। तो d डेल्टा 2 विच विल बी इक्वल टू फोर्स wx2 इंटू लेंथ कितना है dx, लेंथ ऑफ दैट एलिमेंटल बार, अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा यहाँ पे a2 हो जाएगा इंटू e। क्लियर है, यहां तक लिख लिया आपने। सो मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं, तो d डेल्टा 2
अच्छा, मैं टोटल अगर निकालना है मेरे को, टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा टू, तो इंटीग्रेट कर देंगे डी डेल्टा टू को 0 टू L इंटीग्रेट कर देंगे कि नहीं? तो इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू L। यहाँ WX2 का वैल्यू पुट करता हूँ, YA1L प्लस YA2X, ठीक है, YA2X ब्रैकेट, फिर DX बाहर में डिवाइडेड बाई A2E, होगा कि नहीं? ओके, नाउ अब A1 और A2 का रिलेशनशिप हमको पता है, 4 टाइम्स A1 इक्वल टू A2, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे डाया जो इक्वेशन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में डाया जो दिया हुआ था, उससे ये रिलेशनशिप हमको पता चलता है। तो ये रिलेशनशिप का वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगा इधर, तो वो A2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको जस्ट एक टर्म मिलेगा जिसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे फाइनली। समझ रहा है कि नहीं बात को आप? ठीक है, सो चलिए इस ओवरऑल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट अगर करेंगे तो मेरा डेल्टा टू जो निकलेगा फाइनली सॉल्व होके, ये आप सॉल्व करके निकालो, ये निकलेगा 3YL² अपॉन 4E, ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा डेल्टा टू। सो टोटल डिफ्लेक्शन विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ओके, सॉरी, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, विच इज नथिंग बट YL² अपॉन 2E प्लस 3YL² अपॉन 4E। समझ में आया? सो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो सेल्फ वेट का इफेक्ट से आप अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरह से हमने सेल्फ वेट का इफेक्ट आप किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए कंसिडर कर सकते हो, ट्रेपेजोइडल के लिए कर सकते हो, कोनिकल के लिए तो हमने डिराइव भी किया हुआ है कि नहीं? तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के लिए आप सेल्फ वेट का इफेक्ट के कारण जो एक्सियल डिफ्लेक्शन होगा वो कंसिडर कर सकते हो, निकाल सकते हो आराम से। बस एलिमेंटल अप्रोच को हमेशा याद रखना है कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेगा dx लेंथ का, उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा वो मेरे को निकाल लेना है, और टोटल निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, उसी तरह से ट्रेपेजोइडल अगर होगा तो जो जहां पर आप एलिमेंट को कंसिडर करोगे एट सम हाइट x अबव, तो वहां पे एरिया भी उसका चेंज हो जाएगा ax, तो x मतलब एरिया में वेरिएशन आ जाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया में भी x टर्म रहेगा। क्लियर है? ओके, सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसके अतिरिक्त और इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, एलिमेंटल अप्रोच, बस मैथमेटिक्स है। ओके, वो भी क्या? इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मैं पहले बता देता हूँ, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, ठीक है। इस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को भी करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। सो क्वेश्चन लिखिए, ए 10 mm थिक स्टील रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइज 100 mm इंटू 200 mm, उसका साइज क्या है 100 गुना 200 और उसका थिकनेस क्या है 10 mm, इज सब्जेक्टेड टू 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, कॉमा 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, देखिए, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई अप्लाइड है टेंसाइल नेचर का उस प्लेट के ऊपर, एज शोन इन फिगर। The Young's modulus of elasticity of steel is 200 gigapascal GPa and Poisson's ratio is 0.3. क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछा है, फाइंड पहला चेंज इन थिकनेस ऑफ प्लेट विल बी, ये कितना होगा? थिकनेस में चेंज इन थिकनेस ऑफ प्लेट। दूसरा, चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको कन्वेंशनल में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी मिलेंगे। सो हमको इस तरह का क्वेश्चन नहीं सीखना है, हमको इस क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट है कि हम चेंज इन थिकनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन सरफेस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, जो इक्वेशंस लिखूंगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो आइडिया इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डिफरेंट क्वेश्चंस में इस तरह के आइडियाज को, अगर इस तरह का कुछ डेटा पूछा है तो इस सेम आइडिया को आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? आपको इसी तरह का क्वेश्चन को याद नहीं करना है, जस्ट वो आइडिया लर्न करनी है, इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो चलिए सॉल्व करिए, अप्रोच बनाइए, कैसे बनाएंगे। सो देखिए, क्वेश्चन में आपको एक प्लेट गिवन है, स्टील प्लेट, तो ये स्टील प्लेट गिवन है, ठीक है, और इट इज क्वेश्चन में कहा इट इज सब्जेक्टेड टू 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। मतलब यहाँ पे आपको, मतलब ये स्टील प्लेट जो है ना, आप ऐसा सोचो कि ये एक सरफेस है, ठीक है, ये मेरा हाथ जो एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपका एक प्लेट रखा हुआ है,
समझ रहे हो, सरफेस के ऊपर प्लेट रखा हुआ है, तो उसका ये जो डायरेक्शन है इट इज एक्स डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन आपका इट इज वाई डायरेक्शन। मतलब इसमें सिग्मा वाई लग रहा है, सॉरी इसमें सिग्मा एक्स लग रही है, इधर सिग्मा वाई स्ट्रेस आपका अप्लाइड है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज योर विड्थ ऑफ प्लेट बी लेट्स सपोज, एंड दिस इज योर डेप्थ ऑफ द प्लेट डी। बी मतलब आपको 100 mm गिवन है, डी मतलब आपको गिवन है तो कितना 200 mm गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह का ये प्लेट पे स्ट्रेस लोडिंग वगैरह गिवन है और ये सिस्टम है। अभी पहला क्वेश्चन जो मेरा पहला बिट है वो है चेंज इन थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो थिकनेस का डायरेक्शन मेरा क्या होगा, थिकनेस का डायरेक्शन मेरा होगा अलोंग जेड डायरेक्शन हो जाएगा कि नहीं। फिर मतलब अगर ये वाला देखो, ये y हो गया, ये x हो गया, तो z मेरा ऐसा हो जाएगा, ये z हो जाएगा, मतलब थिकनेस के डायरेक्शन में ऊपर, समझ रहे हो, इसी डायरेक्शन में आपका थिकनेस में चेंज होगा, z डायरेक्शन। क्लियर है। तो z डायरेक्शन में थिकनेस में चेंज मतलब z डायरेक्शन में मेरे को स्ट्रेन कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तभी तो आपका थिकनेस में चेंज होगा। ओके, तो अपलाइन z इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा z अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई। ठीक है, तो इसमें अब देखिए सिग्मा z का वैल्यू 0 है, तो ये टर्म एकदम 0 हो जाएगा। तो अपलाइन z इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई। क्लियर है यहाँ तक। तो अपलाइन z बराबर क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टोटल थिकनेस, डेल्टा टी अपॉन टी, मतलब स्ट्रेन अलोंग थिकनेस। तो स्ट्रेन अलोंग थिकनेस मतलब स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। तो डेल्टा टी अपॉन टी, तो हमको क्या निकालना है, चेंज इन थिकनेस, हमको ये निकालनी है डेल्टा टी। तो दिस डेल्टा टी विल बी कितना होगा, दिस डेल्टा टी अगर हमको लिखना है तो ये डेल्टा टी मैं लिख सकता हूँ माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई इंटू टी। समझ रहे हो कि नहीं। तो हमको अब इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल है। टी का वैल्यू आपको पता है, सिग्मा वाई का वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स का वैल्यू पता है, म्यू का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है। तो क्या हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करिए, आपको डेल्टा टी का जो वैल्यू आएगा ये आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये 5 ये वैल्यू माइनस में मिलेगा। ठीक है, माइनस में मिलने का मतलब क्या होगा कि आपका थिकनेस में, मतलब थिकनेस जितना पहले था अब वो रेड्यूस हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हुई। माइनस का मतलब यही हुआ, मतलब पहले जितना था अब उतना नहीं है, कम हो गया, इलोंगेशन नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई। और ये आपको फील भी आ पा रहा होगा, क्यों देखो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कुछ ऐसा है कि किसी एक तरफ सिग्मा वाई के अलोंग ज्यादा खींच जा रहा है। सिग्मा वाई का वैल्यू ज्यादा है ना क्वेश्चन में, सिग्मा वाई का वैल्यू ज्यादा है, तो सिग्मा वाई के अलोंग ज्यादा खींच जा रहा है। अगर ज्यादा खींच जा रहा है तो वो प्लेट जो है ना उसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब सरफेस एरिया चौड़ा हो जाएगा, सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होगी लेकिन उसका थिकनेस कम हो जाएगा, इसलिए वो वैल्यू माइनस में आ रहा है। क्लियर है। ये सब चीज को भी मतलब फील करते हुए चलना है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा टी इक्वल टू ये आ जाएगा, आप सॉल्व करिए वैल्यू पुट करके, 5.25 इंटू 10⁻⁻⁶ mm। ओके, ये स्ट्रेन नहीं है, ये चेंज इन थिकनेस है, तो mm में आएगा, सॉरी इतना मीटर में आएगा, इतना मीटर में आएगा। ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूं कि इट इज माइनस 5.25 माइक्रोमीटर म्यू, ऐसे लिख सकता हूं, है कि नहीं। सिंपल था। ठीक है, अब दूसरा बिट जो इसमें पूछा है, सेकंड बिट क्या पूछा है, चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। बच्चों मेरे को बताओ चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, बेसिक बात है, एरिया फाइनल जो होगा, सरफेस एरिया फाइनल माइनस सरफेस एरिया इनिशियल।
AF माइनस AI, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि वो जो स्ट्रेस ऐसा था, चूंकि वो टेंसाइल स्ट्रेसेस थी, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस अप्लाई होने के कारण अलोंग विड्थ आपका इलोंगेशन होगा, अलोंग डेप्थ भी आपका इलोंगेशन होगा, है ना। तो लेट्स सपोज प्लेट में जो इलोंगेशन हुई है वो अलोंग विथ डेल्टा बी अमाउंट से होगी, प्लेट में जो इलोंगेशन हुई अलोंग डेप्थ लेट्स सपोज बाय डेल्टा डी होगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले मैं निकालता हूं, देखो ये एक प्लेट है, ओके, ये प्लेट था। तो चूंकि दोनों बगल में आपका टेंसाइल नेचर का स्ट्रेसेस है, ओके, ये डेप्थ ये विड्थ, दोनों बगल टेंसाइल स्ट्रेसेस का नेचर मतलब टेंसाइल नेचर का स्ट्रेसेस अप्लाइड है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अलोंग डी आपका कुछ इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में, और अलोंग बी भी आपका कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब ये लेट्स सपोज ये हो गया डेल्टा डी बाई टू, ये डेल्टा डी बाई टू। सिमिलरली ये डेल्टा बी बाई टू, ये डेल्टा बी बाई टू। मतलब चूंकि वो टेंसाइल नेचर का था, इसलिए टोटल इलोंगेशन अलोंग डेप्थ इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं डेल्टा डी, और टोटल इलोंगेशन अलोंग विड्थ इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं डेल्टा बी। समझ में आ रहा है? सो आफ्टर इलोंगेशन जो फाइनल विड्थ होगा, है ना, या फाइनल डेप्थ होगा, वो कितना होगा? फॉर एग्जांपल फाइनल डेप्थ अगर मैं लिखूं डी प्लस डेल्टा डी, अगर मैं लिखूंगा तो ये फाइनल डेप्थ होगा, मतलब डी एफ डी फाइनल। उसी तरह से आफ्टर इलोंगेशन अलोंग विड्थ अगर मैं टोटल फाइनल विड्थ लिखूं तो ये लिखूंगा बी प्लस डेल्टा बी, तो ये क्या होगा? बी एफ बी फाइनल। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो, तो हमको क्या निकालना है? एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। तो एरिया इनिशियल ए आई इक्वल टू सिंपल क्या नहीं, बी इंटू डी, है कि नहीं बच्चों? एरिया फाइनल इक्वल टू क्या होगा? डी एफ इंटू बी एफ होगा कि नहीं? ओके, डी एफ इंटू, देखिए इंजीनियर हूँ, गंदा मतलब माइंड जो है ना वो तगड़ा रहता है अपना, है कि नहीं? तो बी एफ इंटू डी एफ, ओके, बॉयफ्रेंड इंटू डी एफ। सो बी प्लस डेल्टा बी इंटू डी प्लस डेल्टा डी, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चलो भाई, यही तो हमको करना है, तब हमको निकल जाएगा। तो लेट्स सपोज कि मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं। तो चेंज इन सरफेस एरिया मतलब डेल्टा ए, इसको मैं ऐसे लिखता हूं डेल्टा ए इक्वल टू बी प्लस डी बी, ऐसे लिखता हूं, या फिर डेल्टा डेल्टा बी लिखिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो बच्चों, इक्वेशन कैसे बना रहा हूं, इसी तरह एग्जाम में बनाना है, यही दिमाग सीखने का है, इसलिए मैं कर रहा हूं इतना डिटेल में, नहीं तो नहीं करता। डी प्लस डेल्टा डी माइनस बी इंटू डी लिख देगा, लिख दिया मैंने। अब क्या करना है? सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। इक्वेशन को लिखने में ही ट्रिक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, ये जो पहला टर्म है बी प्लस डेल्टा बी, इससे मैं अगर मैं बी को कॉमन निकाल लूं तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, लिख दिया। दूसरे टर्म से अगर मैं डी को कॉमन निकाल लूं तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस डेल्टा डी बाई डी, लिख दिया। माइनस क्या है? बी डी। अब ये देखो, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी, ये क्या होगा? ये है क्या? देखो यार, ये आपका प्लेट था कि नहीं? तो ये मैंने बोला इसका डी, ये मैंने बोला बी, तो बी के अलॉन्ग एक्स है और डी के अलॉन्ग वाई है मेरा। सो डेल्टा बी बाई बी को मैं अपस्लाइन एक्स लिख सकता हूँ, स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और डेल्टा डी बाई डी को मैं अपस्लाइन वाई लिख सकता हूँ, स्ट्रेन अलॉन्ग डी एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस, है कि नहीं? सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी 1 प्लस अपस्लाइन एक्स, डी 1 प्लस अपस्लाइन वाई लिख सकता हूँ, माइनस बी डी। अब इस पूरे इक्वेशन से अगर मैं b इंटू डी को कॉमन निकाल लूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या? बी डी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट में मेरा क्या हो जाएगा? 1 प्लस अपस्लाइन एक्स, 1 प्लस अपस्लाइन वाई, माइनस 1। इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकता है मैं? बिल्कुल करेगा।
मेरे को मैथ आता है। तो दिस इज योर डेल्टा ए, मतलब चेंज इन सरफेस एरिया। अब इसमें हम अपस्लाइन एक्स अपस्लाइन वाई कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे? अपस्लाइन एक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू जनरलाइज्ड हुक्स लॉ फॉर 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम क्या होगा? सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। सिमिलरली अपस्लाइन वाई क्या होगा? सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, क्योंकि 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है तो सिग्मा जेड तो आपका 0 है, स्ट्रेस अलोंग जेड एक्सिस या फिर अलोंग थिकनेस आपका 0 दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम मैं अपस्लाइन एक्स एंड अपस्लाइन वाई इस तरह से कैलकुलेट कर सकता है कि नहीं? इसको कैलकुलेट अगर कर लेगा उसके बाद मेरे को ओरिजिनल बी एंड डी है ना, वो पता है कि नहीं 100 × 200 mm में, ठीक है, वो सब पता है। तो अपस्लाइन एक्स कैलकुलेट किया, अपस्लाइन वाई कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देगा, सॉल्व कर देगा, तो क्या मेरा चेंज इन सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो लेट्स सपोज जो चेंज इन सरफेस कैलकुलेट करिए, चेंज इन सरफेस एरिया जो निकलेगा आपको डेल्टा ए, ये निकलेगा 24.5 mm²। सॉल्व करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अच्छा ये यूनिट कन्वर्सन में ध्यान रखिएगा, यहाँ जो गीगा पास्कल मतलब 10⁹ होता है GPa, MPa का मतलब 10⁶ होता है मेगा पास्कल MPa, ठीक है। और MPa मतलब कुछ नहीं बच्चों, जस्ट आप न्यूटन पर mm², यही हो जाता है आपका MPa। सो जैसे आपका क्वेश्चन में गिवन है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई का वैल्यू कितना 200 GPa और बाकी स्ट्रेसेस वगैरह MPa में गिवन है, तो ई को MPa में कन्वर्ट करके लिखिए। तो MPa में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 200 इंटू, अगर मैं 10⁻³ कर दूं मतलब 9 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरा 6 बचेगा, मतलब 200 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 200 इंटू 10⁻³ MPa लिख सकता हूँ कि नहीं, मेगा पास्कल, क्लियर है। तो ये हो जाएगा ई का वैल्यू। तो इस तरह से आपको ई का वैल्यू लिखना है। क्वेश्चन पढ़िए, ए प्रिज्मेटिक बार ऑफ वॉल्यूम V, एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका वॉल्यूम क्या है V, is subjected to a compressive force in longitudinal direction. It's subjected to a compressive force in longitudinal direction. If mu equal to Poisson's ratio of that bar, E is longitudinal strain, then find the final volume of the bar. समझ रहे हो, मतलब कंडीशन क्या गिवन है कि एक बार है, तो ऐसा मैंने एक बार कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये मेरा एक बार है। इस बार पर x डायरेक्शन में अगर एक्सिस में ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस एंड दिस इज माय z एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर लेंथ ऑफ द बार। तो x डायरेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस्ड था, है ना, तो इसके कारण मेंबर में कॉन्ट्रैक्शन हुई, लेंथ रिडक्शन हुई, तो यही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू E एज ए E आपको गिवन है। तो E बराबर क्या होगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल माइनस में लिखा हूं क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुई है इसलिए डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है नेगेटिव में है, माइनस में है ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई अलोंग किधर, अलोंग लेंथ। तो देखो ये जो है ये इसका B एंड लेट्स सपोज दिस इज योर D या फिर हाइट। ओके, लेट्स सपोज इसको मैं कह रहा हूँ डेप्थ। तो डेप्थ है अलोंग y और विड्थ है अलोंग z। अलोंग y आपका क्या है, डेप्थ है इस बार का D, और अलोंग विड्थ आपका कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस, और अलोंग लेंथ आपका क्या था L। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है अलोंग x आपको गिवन है नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन में E। तो मेरे को क्या फाइंड करना है। अब यहां तक समझ गए। अब देखिए वो मेरा वीडियो थोड़ा ये हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब देखो अगर अब हम क्या करेंगे कि एक बगल से अगर दबा रहे हैं तो दूसरे दोनों बगल से फूलेगी, इलोंगेशन होगा कि नहीं, समझ रहे हो। मतलब
आपको डेल्टा डी और डेल्टा बी इलोंगेशन के टर्म्स में मिलेगा, है ना। मतलब अदर टू स्ट्रेन्स जो होंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए, समझ में आ रहा है। सो वो अदर टू स्ट्रेन्स दैट इज अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इट बाय जस्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइजन्स रेशियो। ओके, पॉइजन्स रेशियो को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। कैसे, हम मान लेंगे कि ये जो मेरा स्ट्रेन है, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस जिसको मैं ई कह रहा हूं, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल। अगर ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल है तो लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा कौन सा आपका, अपस्लाइन वाई एंड अपस्लाइन जेड। समझ रहे हो कि नहीं। तो अपस्लाइन वाई इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस म्यू सिग्मा, सॉरी माइनस म्यू अपस्लाइन एक्स। सिमिलरली अपस्लाइन वाई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस म्यू अपस्लाइन एक्स, अब सॉरी अपस्लाइन जेड इक्वल टू, मतलब मैंने अपस्लाइन एक्स को लॉन्गिट्यूडनल कंसीडर कर लिया। तो ये सारे मेरे लैटरल स्ट्रेन्स हो गए। ओके, अपस्लाइन वाई एंड अपस्लाइन जेड जो हो गए ये मेरे लैटरल स्ट्रेन हो गए। तो देखो ई का जो वैल्यू है या फिर अपस्लाइन एक्स का जो वैल्यू है इट इज योर माइनस ई, मतलब ये नेगेटिव में था पहले से ही, ये किसमें पहले से ही नेगेटिव में है। सो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि अपस्लाइन वाई जो है ये होगा माइनस म्यू माइनस ई, अपस्लाइन जेड जो होगा ये होगा माइनस म्यू माइनस ई, जिसका वैल्यू क्या है म्यू ई इक्वल टू म्यू ई। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। अपस्लाइन एक्स, अपस्लाइन वाई एंड अपस्लाइन जेड, और अपस्लाइन एक्स का वैल्यू क्या है माइनस ई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम फाइनल वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, L प्लस डेल्टा L, ठीक है। अच्छा ये प्लस लिखना तो यहाँ पे छोड़ ही दो, क्यों, क्योंकि हमको पता है वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है, तो L माइनस डेल्टा L, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। या फिर आप ऐसा करो, आप प्लस में ही लिखो, कंफ्यूजन क्यों, आप प्लस में ही लिखो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगा। L प्लस डेल्टा L, B प्लस डेल्टा B, है ना, और D प्लस डेल्टा D, ये होगा फाइनल वॉल्यूम। तो यहां से सिमिलरली L B D मैं कॉमन निकाल लिया, तो मेरा क्या बचा 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L, 1 प्लस डेल्टा B अपॉन B, 1 प्लस डेल्टा D अपॉन D, ये एक्सप्रेशन मेरा बचा। अब देखो इसमें LBD ये क्या है, वॉल्यूम इनिशियल। नाउ 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L, अभी डेल्टा L अपॉन L जो है ये क्या है, इट इज इक्वल टू माइनस ई, है कि नहीं, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, तो इट इज इक्वल टू माइनस ई हमने पहले ही इसको डिफाइन कर रखा है। यहाँ देखिए आप कहाँ पे, यहाँ पे ई इक्वल टू माइनस डेल्टा L अपॉन L डिफाइन कर दिया था पहले। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लेकिन इक्वेशन लिखने का तरीका, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेप्ट हम कैसे बनाएंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे चीज आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो वहां यूज होंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आएगा सूम से। तो 1 माइनस ई कर दूंगा क्या नहीं, नाउ प्लस 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अलोंग जेड, है ना, अलोंग जेड आपका विड्थ है, तो डेल्टा बी बाई बी मीन्स स्ट्रेन अलोंग जेड एक्सिस, है ना, ये होगा डेल्टा बी बाई बी। सिमिलरली डेल्टा डी बाई डी मतलब स्ट्रेन अलोंग वाई एक्सिस, ये हो जाएगा अपस्लाइन वाई। समझ में आ रहा है। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, जस्ट मिनट, इसको हम लिख सकते हैं ये अपस्लाइन जेड हो गया और 1 प्लस ये हो गया अपस्लाइन वाई। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, वी आई 1 माइनस ई, फिर
1 प्लस अपस्लाइन जेड मीन्स म्यू ई, 1 प्लस म्यू ई है कि नहीं। और सिंप्लीफाई कर लो, वी आई 1 माइनस ई 1 प्लस म्यू ई का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। सो दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम वी एफ। इसको आप और भी डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया, तो ये अप्रोच सिंपल है, तो इसी को याद रखिएगा। आपका माइंड जैसा काम करे सॉल्व करिए, बस ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे जो इससे पहले वाली इक्वेशन में अप्रोच बताया था सरफेस एरिया में चेंज निकालते वक्त, ओके, तो वहां से मैंने ये निकाला, ये बताया था आपको कि डेल्टा ए इक्वल टू एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, ये आपको मैंने बताया था, है ना। तो यहां से मैं जैसे कि एरिया फाइनल अगर मेरे को निकालना होता एरिया फाइनल, तो ये मैं डेल्टा ए प्लस एरिया इनिशियल करके निकाल सकता था कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से भी आप इक्वेशन को लिख सकते हो कि वॉल्यूम फाइनल इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम प्लस क्या डेल्टा ए मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इस तरह से लिख के फिर इक्वेशन को अरेंज करके कॉमन लेके फिर आप लिखते तो भी सेम रिजल्ट आता है। मैंने वैसे भी सॉल्व किया हुआ है, ओके इसलिए बोल रहा हूं सेम रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, ए बार ऑफ इलास्टिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा 1 इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड lateral compressive stress sigma 2 is applied along each of the two lateral direction to limit the lateral strain to half the magnitude of what it would be under sigma 1 alone, to limit the, ध्यान से सुनना यही कंडीशन है, to limit the lateral strain to half the magnitude of what it would be under sigma 1 alone, determine magnitude of sigma 2। कहने का मतलब है कि एक कोई बार है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कोई बार है, तो आपका तीन डायरेक्शन कौन कौन सा होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस। तो इस बार पर सबसे पहले आपका एक कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग सिग्मा 1 जिसका मैग्नीट्यूड था अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब x एक्सिस अप्लाइड था, ये कंडीशन 1। अब क्या हुआ, इसके कारण लैटरल स्ट्रेन होगा। लैटरल स्ट्रेन कहने का मतलब है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहने का मतलब है अलोंग x जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा और स्ट्रेन अलोंग y एंड अलोंग z विल बी योर लैटरल स्ट्रेन्स। तो कहने का मतलब है जो हमने सिग्मा 1 अप्लाई किया इसके कारण जो कुछ लैटरल स्ट्रेन आपको मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, इसके कारण आपको कुछ ना कुछ लैटरल स्ट्रेन मिलेगा। सो अब आपने क्या किया, अदर टू एक्सिस के अलोंग दैट इज अराउंड सिग्मा z मतलब अराउंड z एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस आपने सुटेबल कंप्रेसिव लोड ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्मा 2 या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्मा 2 आपने अप्लाई कर दिया। अब ये अप्लाई हमने क्यों किया, ये हमने अप्लाई किया टू लिमिट द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू हाफ दैट वुड बी अकर अंडर सिग्मा 1 एलोन, ये हमने अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई किया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमको सिग्मा 2 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो। तो ये मान लो कंडीशन 1 केस 1, तो कोई भी एक लैटरल एक्सिस को हम पकड़ लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज आपका y एक्सिस आपका एक लैटरल एक्सिस है ना, तो हम y एक्सिस को पकड़ लिए, तो ये मेरा केस 1 है। तो करस्पॉन्डिंग टू केस 1 जब बार के ऊपर केवल सिग्मा 1 स्ट्रेस अप्लाइड था कंप्रेसिव अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो लैटरल डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन क्या था, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं अपस्लाइन y1, जो कि होगा क्या होगा, अपस्लाइन y1 अगर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये होगा आपका माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई, यही लिखेंगे कि नहीं, माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई। तो देखो सिग्मा 1 का भी वैल्यू माइनस में है क्योंकि ये कंप्रेशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और अपस्लाइन 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपस्लाइन y1 का वैल्यू हो जाएगा म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई, ये हो जाएगा अपस्लाइन y1 का वैल्यू। अब हम कंडीशन 2 पे मानते हैं, ये मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। अब कंडीशन 2 जो क्वेश्चन में गिवन है
वेल यहाँ पे एक पेज आपको दिख रही है, तो ये पेज ये है कि आप कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैकेज में आप एनरोल कर सकते हैं जस्ट एट ₹3000 ओनली, एंड फॉर एनरोलमेंट यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 7008420353। ओके, सारे सब्जेक्ट्स सब कुछ डिटेल में। कंडीशन 2 क्या था कि उसी बार के ऊपर आपने अदर 2 लैटरल एक्सिस के अलोंग भी स्ट्रेन अप्लाई कर दिया। मतलब पहले से तो सिग्मा 1 अप्लाइड था, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट सिग्मा 1, अब अदर 2 एक्सिस के अबाउट भी अप्लाइड हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड क्या था, सिग्मा 2 सिग्मा 2। ये अब हमको ये जो सिग्मा 2 स्ट्रेस का वैल्यू है ये हमको निकालना है करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन कंडीशन। अब वो गिवन कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। गिवन कंडीशन क्या है आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, जब इक्वेशन लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि अब ये जो स्ट्रेस सिस्टम है, इस स्ट्रेस सिस्टम के कारण जो मैंने लैटरल एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन कंसीडर किया था, मतलब वाई एक्सिस, तो इस स्ट्रेस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग भी वाई एक्सिस के अलोंग मेरा स्ट्रेन कितना होगा मैं निकाल लेता हूँ। अपस्लाइन y2, लेट्स सपोज इसको मैं कहूँगा अपस्लाइन y2, तो ये अपस्लाइन y2 क्या होगा, माइनस सिग्मा 2/e, माइनस क्यों, क्योंकि कंप्रेसिव लोड है तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस म्यू सिग्मा 1/e प्लस म्यू सिग्मा 2/e होगा कि नहीं। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जो मेरा कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है ना, कंडीशन क्या गिवन है, यूजिंग कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। कंडीशन मेरा गिवन है कि हम जो सिग्मा 2 अप्लाई किए थे वो इसलिए अप्लाई किए थे कि ये जो स्ट्रेन है, मतलब ये जो स्ट्रेन है कौन सा, अपस्लाइन y2 है ना, ये स्ट्रेन किसके लिए है, कौन कौन से स्ट्रेसेस के कारण है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 के कारण है ना। तो ये जो स्ट्रेन है अपस्लाइन y2 ये हो जाए कितना, आधा, हाफ ऑफ स्ट्रेन इन लैटरल डायरेक्शन दैट इज अकर्ड व्हेन सिग्मा 1 इज एक्टिंग अलोन। यही कंडीशन आपका गिवन था। कहने का मतलब है अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा कंडीशन का तो मैं लिख सकता हूं कि 1/2 अपस्लाइन y1 मस्ट बी इक्वल टू अपस्लाइन y2। यही कंडीशन क्वेश्चन में गिवन, तो सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस कंडीशन। तो 1/2 अपस्लाइन y1 कितना है, म्यू सिग्मा 1/e मस्ट बी इक्वल टू माइनस म्यू 2 सिग्मा 2/e सिग्मा 2/e प्लस म्यू सिग्मा 1/e प्लस म्यू सिग्मा 2/e। समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन बन गया मेरा। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है फॉर सिग्मा 2। सॉल्व करके हमको क्या निकालनी है, सिग्मा 2 का वैल्यू, ये निकल जाएगा आपको। तो इसको सॉल्व करिए और यहाँ से सिग्मा 2 का वैल्यू आप निकालिए। सिग्मा 2 का वैल्यू आपको मिलेगा सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा 1/2 टाइम्स 1 माइनस म्यू। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको सिग्मा 2 का वैल्यू। अब ये माइनस मिला मतलब आप ये समझेंगे कि यहाँ पे जो सिग्मा 2 का नेचर है इट इज कंप्रेसिव नेचर। ठीक है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। सो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और होप कि इस वाले वीडियो सेशन से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा। इस तरह के क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस करिए और आने वाले वीडियोस में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। और हम सोम का प्लेलिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। सो कंप्लीट जो भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर का बचा हुआ तो कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्चुअली सब कुछ हमने बता दिया था। हाँ, एक आध दो कॉन्सेप्ट बचा है इन टॉर्सन, उसको हम क्लियर करेंगे, और शायद कहीं पर बचा होगा इन बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो उधर हम क्लियर करेंगे। और बाकी सब जगह तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था। डिफ्लेक्शंस के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस सारे चैप्टर में अभी सॉल्व करते चलेंगे। ये सारे गेट के, ईएस के, जिधर से भी क्वेश्चन मिलेंगे अपन सॉल्व करते चलेंगे फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ सोम। ओके, तो इसी के साथ आपका प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगा और उसका बूम, और क्या फिर सोम में कोई कंफ्यूजन आपको रहेगी नहीं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, सॉल्व करना, आइडिया लगाना, ये जरूरी है। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोम में और कुछ। एक बार क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा।
इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको फुल कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग एनरोल करना है, यू कैन एनरोल एट ₹3000 ओनली। ओके, फॉर एनरोलमेंट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया गया है, एक बार मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, 7008420353। आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड एप्लीकेशन इन द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट डिकोडर आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको कोर्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। ओके, कोर्स का जो वैलिडिटी है ये 3 साल की रहेगा। गुड लक, होप कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। टेक केयर।